नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया और अब देश में सवाल उठ रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा। इस्तीफे से पैदा हुई रिक्तता को कैसे भरा जाएगा? क्या नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं हैं और विपक्ष क्या कदम उठाएगा? आज हम इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे, साथ ही उन राजनीतिक संभावनाओं पर गहराई से विचार करेंगे जो इस्तीफे के बाद सामने आई है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इसे एक विश्लेषणात्मक तरीके से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले एक बार फिर जान ले कि आखिर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का क्या कारण था और उसके पीछे की राजनीति क्या है। दरअसल 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी सेहत का हवाला देकर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा। धनखड़ जी का इस्तीफा अचानक था और इसने पूरे देश को चौंका दिया। हालांकि इस्तीफा देने के पीछे उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि धनखड़ साहब का स्वास्थ्य कुछ दिन पहले खराब हुआ जरूर था, लेकिन उसके बाद वो एकदम बेहतर तरीके से अपने आप को और अपने काम को कर रहे थे। ऐसे में तुरंत ये इस्तीफा देना ना सिर्फ सबको सवालों के घेरे में डाल गया है, बल्कि ये भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने का कारण भी बन चुका है। धनखड़ के इस्तीफे ने उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता को जन्म दिया है, जिससे भारतीय संसद की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। ये इस्तीफा पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था और इसके साथ ही ये प्रश्न भी उठता है कि क्या इससे भारतीय राजनीति में नई दिशा मिल सकती है। अब जानते हैं कि संसदीय प्रक्रिया और रिक्तता का इस पर क्या प्रभाव है और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। अब जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, सवाल उठता है रिक्तता कैसे भरी जाएगी। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव 60 दिनों के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें 19 सितंबर 2025 तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। ये चुनाव न सिर्फ संवैधानिक आवश्यकता है, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति भारतीय संसद के राज्यसभा के सभापति होते हैं। उनके इस्तीफे से संसद की कार्यवाही पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। राज्यसभा की कार्यवाही के लिए अब हरिवंश नारायण सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, लेकिन यह अस्थायी व्यवस्था है और देश को एक स्थिर उपराष्ट्रपति की आवश्यकता है ताकि राज्यसभा की कार्यवाही सही तरीके से चल सके। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये रिक्तता महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव में विपक्ष और सरकार दोनों के लिए चुनावी गणित तय होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी कुछ दिक्कतें हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में है। उनका नेतृत्व बिहार में स्थिर और प्रभावी रहा है, लेकिन उनकी सेहत एक बड़ी चुनौती बन सकती है। हाल ही में नीतीश कुमार की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर रही है और अगर उनकी स्थिति में सुधार नहीं होता तो उनका नाम इस पद के लिए एक विकल्प नहीं हो सकता। विपक्ष का दबाव इस बात पर है कि अगर नीतीश कुमार को इस पद के लिए नामांकित किया जाता है तो क्या उनकी सेहत इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सक्षम होगी। अगर उनका नाम वापस लिया जाता है तो विपक्ष को नया उम्मीदवार ढूंढने की चुनौती होगी। वैसे एक बात तो है कि उपराष्ट्रपति जैसे पद के लिए नीतीश कुमार एक बेहतर विकल्प नहीं हो सकते, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर तो ठीक है, लेकिन उनकी तबीयत राष्ट्रीय पटल पर भारत की इमेज पर काफी रिस्की हो सकती है। अब इस पूरे मामले में हो सकता है कि विपक्ष एकजुट हो जाए, क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब पर यह आरोप लगाए जाते थे कि वो विपक्ष को बोलने का समय नहीं देते हैं और सरकार के मन की बात तो हो जाती है, लेकिन विपक्ष के मन की बात कहीं ना कहीं रह जाती है। विपक्ष का ये मानना है कि अगर उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए का उम्मीदवार चुन लिया जाता है तो ये भविष्य में सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। विपक्ष ने इस बारे में पहले ही रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया था और अब धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये विपक्ष के लिए एक अच्छा मौका है अपनी ताकत को एकजुट करने का। लेकिन ये कठिन कार्य भी हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के अंदर विभिन्न राजनीतिक दलों का अपना अपना एजेंडा है और इन एजेंडे को एक साथ लाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विपक्ष को अब एक ऐसा मजबूत उम्मीदवार खड़ा करना होगा जो ना सिर्फ आम जनता को आकर्षित कर सके, बल्कि संसद में भी सरकार को चुनौती देने में सक्षम हो। अगर विपक्ष सचमुच एकजुट हो जाता है तो ये एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है और चुनावी परिदृश्य पूरी तरह से बदल सकता है।
क्योंकि देखिए, उपराष्ट्रपति के तौर पर आपका पार्टी लाइन से उठकर कार्य करना और एक न्यूट्रल स्टांस रखना बहुत जरूरी होता है। वहीं दूसरी ओर इन सब के बीच देखा गया है कि प्रधानमंत्री मॉनसून सत्र के पहले ही दिन संसद में सिर्फ 10 मिनट उपस्थित रहे। ये उपस्थिति विपक्ष के लिए एक बड़ा सवाल बन गई है। क्या ये उनके राजनीतिक कौशल का हिस्सा था या सरकार ने इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया था? प्रधानमंत्री की उपस्थिति पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उनकी ये 10 मिनट की मौजूदगी काफी चर्चा में आई है। विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जब इस तरह के अहम सत्र चल रहे हैं तो प्रधानमंत्री को ज्यादा समय तक संसद में रहना चाहिए था। हालांकि ये राजनीति में एक नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन विपक्ष इसे सरकार की असफलता के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। ये भविष्य में बीजेपी और प्रधानमंत्री के लिए एक राजनीतिक चुनौती भी बन सकता है। सोचने वाली बात यह है कि देश में मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ब्रिटेन और मालदीव्स की यात्रा पर निकल चुके हैं। हो सकता है ये प्रक्रिया इसलिए भी हुई हो क्योंकि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल जवाब कर रहा था और बहुत से प्रश्न बहुत से लोगों के मन में चल रहे थे जिस पर प्रधानमंत्री चुप थे। अब ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि पूरा ध्यान जगदीप धनखड़ पर लगा दो तो हर कोई इस मुद्दे पर बात करे और सरकार को कोई जवाब देना नहीं पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, और इसीलिए प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर चले जाएंगे। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब जिक्र किया गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच कड़ी बहस हो गई। खड़गे ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में संसद में अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर रहे थे, जिस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बहुत ज्यादा नाराजगी जताई। जेपी नड्डा तो यहाँ तक कह गए, जो मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड पर जाएगा। ये बयान एक राजनीतिक टकराव का कारण बन गया है। संसद में वाद विवाद बहस तो आम सी बात है, लेकिन वहां पर जो काम सभापति महोदय का है वो काम केंद्रीय मंत्री करेंगे तो बैलेंस जो है वो तो बिगड़ ही जाएगा। वैसे भी जेपी नड्डा अपने बयानों की वजह से चर्चित रहते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था, अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, वैसे वो उनका बयान नहीं हो सकता है। बाकी आप लोग समझदार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनडीए उपराष्ट्रपति के लिए किस नए और सक्षम उम्मीदवार को चुनेगा। एनडीए में कई नए चेहरों की बात हो रही है और बीजेपी का लक्ष्य एक युवा और सशक्त नेता का चयन हो सकता है। क्या ये भविष्य के चुनावी परिदृश्य के तहत एक रणनीतिक कदम होगा? ये एनडीए के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का चयन आने वाले चुनावों में पार्टी के लिए सकारात्मक संदेश भेज सकता है। इस चुनाव के बाद ये तय होगा कि क्या एनडीए भविष्य में नई दिशा की ओर बढ़ेगी या वही पुराने चेहरे सामने आएंगे। दोस्तों, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे राजनीति का दांव कौन खेलेगा और क्या इस बदलाव से देश में कोई नई दिशा आएगी। आपके विचार क्या है इस मुद्दे पर? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण खबरें लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।